हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी नेट की तैयारी भी एकदम सही ट्रैक पर चल रही होगी। हमारी स्पेशल सीरीज़ के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने पूरे मिडिल इंग्लिश पीरियड के कंसेप्ट्स, इसके मेजर जेनर्स और खुद जोफ्रे चौसर को बहुत ही गहराई से समझा है। लेकिन जब तक हम इसका रिवीजन नहीं कर लेंगे तब तक ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए आज की ये क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। तो जो इतिहास में कोई भी घटना है वो अचानक या हवा में नहीं होती है, इसका ध्यान रखना है। उसके पीछे एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और रीजंस होते हैं। ठीक है। तो जो साल 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग से इसकी शुरुआत होती है, किसकी? मिडिल इंग्लिश पीरियड की, जिसे हम सब नॉर्मन कन्क्वेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बीच का हिस्सा साल 1204, जब किंग जॉन ने नॉर्मंडी को खो दिया और इंग्लैंड के नवाबों को मजबूरी में अपनी इंग्लिश आइडेंटिटी अपनानी पड़ी। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद आता है साल 1348 का ब्लैक डेथ, जिसने फ्रेंच और लैटिन बोलने वाले पादरियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और जो आम इंग्लिश बोलने वाले थे उनका रुतबा जो था वो समाज में बढ़ा दिया। और अंत में आता है 1362 का स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग, जब इंग्लिश को कोर्ट्स और पार्लियामेंट में अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया। इस पूरी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजी वाले सवालों के लिए बहुत खोल कर पी लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसी भाषाई क्रांति का नतीजा था 1340 से 1400 का दौर, यानी द एज ऑफ चौसर। यहाँ जो ये मिडिल इंग्लिश का स्वर्ण युग था, यानी गोल्डन एरा, जहाँ भाषा को उसकी असली पहचान मिली थी। और चौसर की मौत के बाद यानी 1400 से 1500 का दौर था, जो उसे संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन एज या फिर बैरन पीरियड माना जाता है और कहा जाता है, जिसे हम द चौसेरियंस का काल कहते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि इतिहास कैसे भाषा को बदलता है। तो आइए अब बात करते हैं भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स की, जहां अक्सर हम गलती करते हैं। तो जो ओल्ड इंग्लिश वर्सेस मिडिल इंग्लिश है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो ओल्ड इंग्लिश थी ना, वो एक सिंथेटिक लैंग्वेज थी। सिंथेटिक का मतलब होता है जहाँ शब्दों के पीछे इन्फ्लेक्शंस यानी प्रत्यय लगाकर ग्रामर तय होती थी। जैसे जैसे हम मिडिल इंग्लिश की तरफ बढ़े, भाषा एनालिटिक हो गई। पहले सिंथेटिक थी, अब एनालिटिक हो गई। एनालिटिक का मतलब है कि अब इन्फ्लेक्शंस खत्म हो गए और भाषा एक स्ट्रिक्ट वर्ड ऑर्डर पर चलने लगी, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी SVO। दूसरा बड़ा बदलाव जो आ चुका है तो वो है ओल्ड इंग्लिश में ग्रामेटिकल जेंडर यानी निर्जीव चीज़ों का भी जेंडर तय था। मिडिल इंग्लिश में ये बदलकर नेचुरल जेंडर हो गया, जो कि लॉजिकल भी था। तीसरा पॉइंट है प्रोनाउंस का। ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश में दो लोगों के लिए एक विशेष सर्वनाम होता था, जिसे ड्यूअल प्रोनाउन जैसे we2 या you2 कहते थे। तो मिडिल इंग्लिश में यह ड्यूअल प्रोनाउंस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल को रखा गया। चौथा और सबसे ट्रिकी पॉइंट वर्ब्स का है। ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जैसे जो अंदरूनी वोवल बदलकर पास्ट टेंस बनते थे, जैसे सिंग सैंग, बहुत ज़्यादा थे। मिडिल इंग्लिश में ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स धीरे धीरे वीक वर्ब्स में बदलने लगी, जिनमें पास्ट टेंस बनाने के लिए अंत में ed या t जोड़ा जाता था। और बहुवचन के अंत में ओल्ड इंग्लिश के an या as की जगह सीधा es या en का नियम लागू हो गया। तो अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। अगर आप इस स्लाइड्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपके लिए एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान हो जाएगा। तो पहला नाम है इसमें जॉन गोवर का। तो गोवर का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत 3 भाषाएं आनी चाहिए। फ्रेंच में इन्होंने लिखा स्पेकुलम मेडिटेंटिस, लैटिन में लिखा वोक्स क्लेमेंटिस जो 1381 के किसानों के विद्रोह पर बेस्ड था, और अंग्रेजी में इन्होंने लिखा कन्फेशो अमेंटिस। इन तीनों वर्क्स को और इनकी भाषाओं को आपने याद रखना है। दूसरा नाम है विलियम लैंगलैंड का। इनके साथ हमेशा जोड़िए आप पियर्स प्लूमेन को, जो कि एक एलिट्रेटिव ड्रीम एलेगरी है। तीसरा नाम है जॉन विक्लिफ, जिन्होंने 1382 में पहली बार पूरी बाइबल का मिडिल इंग्लिश प्रोज में ट्रांसलेशन किया था। चौथा नाम है थॉमस मेलरे का, जिनका ली मॉर्टेडी अर्थर अंग्रेजी गद्य का पहला सच्चा मास्टरपीस माना जाता है, जिसे विलियम कैक्सटन ने 1485 में प्रिंट किया था। और आखिरी नाम है थॉमस हॉकलीव का, जिनके वर्क द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के मार्जिन पर हमें चौसर का वो मशहूर शोक चित्र मिलता है। इन पांचों को मैचिंग्स के लिए दिमाग में लॉक कर लीजिए, यहाँ से सवाल आना अक्सर तय रहता है।
तो लिटरेचर के इतिहास में जो चीज़ें पहली बार होती हैं उनको याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे अक्सर गड़बड़ा जाते हैं और गलतियाँ करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जो राइम रॉयल और हीरोइक कपलेट है उनका पहली बार इस्तेमाल कैंटरबरी टेल्स में हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और यही एग्जामिनर का बिछा हुआ जाल होता है। यहाँ आप लोग फंस जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। तो जो राइम रॉयल यानी 7 लाइन स्टैंजा वाली पोएम जो होती है, इसका पहली बार इस्तेमाल चौसर ने अपने वर्क द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में किया था। और जो हीरोइक कपलेट है इसका पहली बार इस्तेमाल द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में हुआ था। कैंटरबरी टेल्स में तो इनका सिर्फ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, वो पहली बार नहीं था। इसी तरह साल 1513 में आया गैविन डगलस का एनेडस। वर्जिल की एनेड का किसी भी जर्मनिक या स्कॉट्स भाषा में पहला कंप्लीट क्लासिकल ट्रांसलेशन था। तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट कंप्लीट मिडिल इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन था, वो किसने किया था? जॉन विक्लिफ ने 1382 में। और जो पहला मेजर मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन था वो थॉमस मेलरी के ले मोर्टेडी आर्थर में प्रेजेंट था। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं जो आपके असर्शन रीजन में काम आएंगे। ठीक है, तो पहला टर्म है फ्रेम नैरेटिव। इसका सीधा सा मतलब होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यानी एक मुख्य कहानी के फ्रेम के अंदर कई छोटी छोटी कहानियां सुनाना, जैसा कि चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में किया है। तो दूसरा टर्म है ड्रीम एलेगरी। मध्यकाल में ये लेखकों का सबसे पसंदीदा जोनर था। इसमें क्या होता है कि नैरेटर पहले सो जाता है, फिर उसे एक सपना आता है और उस सपने के जो कैरेक्टर होते हैं वो असल में किसी अमूर्त विचार यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे पाप, पुण्य या लालच के प्रतीक होते हैं, जैसे पियर्स प्लोमन में है। और थर्ड टर्म है एलिटरेटिव रिवाइवल। जब 14th सेंचुरी में फ्रेंच पोइट्री के प्रभाव से तंग आकर कुछ कवियों ने वापस पुरानी एंग्लो सैक्सन परंपरा की अनुप्रयास यानी एलिट्रेशन शैली को जिंदा किया, जैसे सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट में है। ठीक है, फिर आता है शिवेलरिक रोमांस, जिसमें टेल्स ऑफ कोर्टली लव, नाइटली ऑनर एंड बैटल्स एंड मार्वल्स की बात की जाती है। तो चलिए थोड़ा आपका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द कैंटरबरी टेल्स का वो कौन सा तीर्थयात्री है जो अपने ब्रोच पर लैटिन मोटो एमोर विनकी डोमिनिया पहनता है? अब जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़कर जाते हैं वो बोल्ड कैरेक्टर समझकर सीधे वाइफ ऑफ बैथ पर टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है प्रायरेस, मैडम एग्लिंटाइन। दूसरा क्वेश्चन है, चौसर में हाई सीरियसनेस यानी उच्च गंभीरता की कमी किस आलोचक ने निकाली थी? इसका सही जवाब है विक्टोरियन क्रिटिक मैथ्यू एर्नोल्ड ने। उन्होंने अपने ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री में ये बात कही थी और इसी आधार पर चौसर को असली क्लासिक्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया था। अब ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जहां अच्छे अच्छे बच्चे बिचल जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि चौसर के ट्रोइलस एंड क्रिसेडे का वो कौन सा डायरेक्टर सीक्वल है जहां क्रिसेड को उसकी बेवफाई के लिए लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग की सजा मिलती है। ठीक है, तो याद रखिए ये स्कॉटिश चौसरियन रॉबर्ट हेनरिसन का वर्क है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। तो आपका चौथा सवाल है मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि पर। जब भी एग्जाम में आपको कॉटन नैरो AX दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट के एकमात्र जीवित मैन्युस्क्रिप्ट का नाम है। यही कंसेप्ट क्लियरिटी आपको और बच्चों से अलग बनाती है और आपका मेरिट लिस्ट में उनसे ऊपर नाम लेकर आती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अब हम बात करेंगे पिछले 10 सालों में जो रिपीट हुए हैं उन रिपीटेड टॉपिक्स पर। तो पहला है चौसर की 24 कहानियों में से गद्य यानी प्रोज में से कौन सी थी? तो वो 2 कहानियाँ थी, द पर्सन्स टेल और द टेल ऑफ मेलेविन। दूसरा है द मैरिज ग्रुप यानी वो कहानियाँ जो इस बात पर बहस करती हैं कि शादीशुदा जिंदगी में संप्रभुता या डोमिनेंस किसका होना चाहिए। इसमें आते हैं वाइफ ऑफ बाथ, क्लर्क, मर्चेंट और फ्रैंकलिन की कहानियाँ। और आखिरी में आते हैं विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस साल की थी? ब्रिटिश लिटरेचर का सबसे ऐतिहासिक साल 1476। इसी में इन्होंने विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। कहाँ की थी? वेस्टमिंस्टर में। तो नेक्स्ट है द ट्राइलिंगुअल हायरार्की 1100 से 1350 तक। तो जो लैटिन थी, लैटिन यूज़ होती थी चर्च एंड स्कॉलरशिप्स में,
जो फ्रेंच थी वो कोर्ट एंड नोबिलिटी में, इंग्लिश जो थी वो कॉमन मासेस में, यानी जो कॉमन पीपल थे वो यूज़ करते थे इसको अपने डेली यूज़ के लिए। सो एवरीवन, आज की इस मास्टर क्लास के साथ हमारा पूरा मिडिल इंग्लिश पीरियड का सफ़र ख़त्म होता है। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि कैसे एक बिखरी हुई जर्मनिक भाषा फ्रेंच और लैटिन के प्रभाव में आकर एक बेहद सिंपल, लॉजिकल और ग्लोबल भाषा में बदली है। तो हमने लिटरेचर का वो बड़ा शिफ्ट भी रिवाइज़ किया जहाँ पर कविताएं जो हैं एनोनिमिटी से निकलकर एक रियलिस्टिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ लिखी जाने लगी। सो आई होप इस रिवीजन क्लास से आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर 5 में हम कदम रखने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे सुनहरे और सबसे बड़े दौर, यानी द डॉन ऑफ रेनेसेंस और एलिजाबेथन एज में। इसमें हम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और एडमंड स्पेंसर जैसे दिग्गजों का बहुत गहराई से पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Until then, keep learning, keep revising.